हेलो एवरीवन। देखिए क्लास 12th की केमिस्ट्री और आज है हमारी यूनिट नंबर 5 जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। पिछली क्लासों में हम फिजिकल केमिस्ट्री खत्म कर दिए थे। आज हमारी है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट नंबर ये है 5 जिसके अंदर है हमें पढ़ना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को। देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ों के बारे में जानना है और उसके बाद हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तो आज हमारी जो क्लास है वो इंट्रोडक्शन पे है। तो देखें इंट्रोडक्शन में हमें सबसे पहले बॉन्ड के टाइप हमें पता होना चाहिए कि भाई बॉन्ड कौन सा होगा, क्योंकि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा उसमें हम जो बॉन्ड यूज करेंगे वो होगा कोऑर्डिनेट, जो यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड का। तो उससे पहले हमें उसके बारे में पता होना चाहिए, तब जाके हम उसको यूज करेंगे। तो हमने क्या किया है कि एक ही इसमें हमने आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड तीनों बॉन्डों को शॉर्ट में जान लेता है, क्योंकि 11th का टॉपिक था और वहां पर हमने इसको पढ़ा होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो आयनिक बॉन्ड का क्या मतलब होता है। आयनिक बॉन्ड का मतलब है कि देखो डेफिनेशन ये लिखी हुई है यहाँ पर कि जो इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होगा वो एक एटम से दूसरे एटम की तरफ होगा। मतलब जैसे कि एक एटम अगर इलेक्ट्रॉन देता है तो वहां से निकल के दूसरे पे जाएगा। और हमने ये देखा था, जैसे कि देखो Na दिख रहा है, Na अगर इलेक्ट्रॉन देगा तो जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन की जो डेफिशिएंसी होती है, वो वहां पे कौन सा चार्ज आता है भाई, इलेक्ट्रॉन की कमी होने पर वहां पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। और अगर इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है तो वहां पे कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव। ये तो हम फिजिक्स में भी बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। इसलिए जब ये इलेक्ट्रॉन Cl को देगा तो इस पे तो प्लस आ जाएगा और Cl पे कौन सा जाएगा, माइनस। मतलब यहाँ पर आयंस के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। आयनिक बॉन्ड मतलब आयंस के बीच में बॉन्ड जो बनता है उसे हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। तो यहाँ पर होता कैसे है कि एक ने इलेक्ट्रॉन दिया दूसरे को, तो इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, इसलिए इस बॉन्ड को बोला जाता है आयनिक बॉन्ड। और उसकी वजह से वहां आयन बनते हैं और जो बॉन्ड उनके बीच में बनता है दैट इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। हिंदी में भी सेम ही है। एक परमाणु क्या करता है, दूसरे परमाणु को इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित करता है, स्थानांतरित होता है। देखो यहाँ पे लिखा है कि एक परमाणु के द्वारा दूसरे परमाणु को इलेक्ट्रॉन का पूर्ण स्थानांतरण करने वाला जो बंध होता है उसे ही हम आयनिक बंध कहते हैं। ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर देखो, अगर एग्जांपल देखें तो नॉर्मली क्या होता है कि Na जो है वो मेटल है और Cl हमारे पास नॉन मेटल है, तो ये मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है जनरली। तो ऐसे K है वो भी मेटल है और Br हमारे पास नॉन मेटल है। इस तरह से हमने देखा कि जो आयनिक बॉन्ड है, तो पहली बात तो वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है उसमें, जिसमें एक एटम इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरे इलेक्ट्रॉन उस इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। जो इलेक्ट्रॉन देता है कमी होती है उस पे तो आता है प्लस, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पे आता है माइनस। तो इसलिए दूसरी बात हमने देखा यहाँ पर आयंस बनते हैं और आयन के बीच में बॉन्ड बन जाता है, उसी बॉन्ड को हम आयनिक बॉन्ड बोल रहे हैं। जनरली ये मेटल और नॉन मेटल के बीच में होता है, इसलिए आयनिक बॉन्ड हो गया है। देखो दूसरा बॉन्ड हमें पढ़ना है कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होता है। जैसे एक ने एक इलेक्ट्रॉन दिया है तो दूसरे जो दो इलेक्ट्रॉन का क्या कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं आपस में। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है हमारे पास, यहाँ पर जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है वहां पर ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉनों की, इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है। इसलिए ये क्या होता है, और जनरली हम देखें तो ये नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में पाया जाता है। अब चूंकि इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई है तो किसी पे ना तो इलेक्ट्रॉन गया है ना किसी पे आया है, तो इसलिए नॉर्मली न्यूट्रल ही होते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है, वहां पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है वन एटम टू अनदर एटम। यहाँ पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से ये बॉन्ड बनता है, जिस बॉन्ड को हम कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। दूसरा इसका नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में ही बनता है हमेशा। इसके कुछ एग्जांपल देखो, ये भी नॉन मेटल है, सी और ओ भी नॉन मेटल है, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन दोनों ही नॉन मेटल है। तो जनरली जो बॉन्ड बनता है वो नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है। तो इस तरह का बॉन्ड जो होता है उसे कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। हमारी यूनिट का नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हमारी यूनिट का नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उप सहसहयोगी, जिसके अंदर हमें बंद जो बॉन्ड पढ़ना है वो है हमारे पास कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है हमारे पास, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। देखो ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होता है हमें देखते हैं एक बार। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड जो होता है वो स्पेशल टाइप का कोवलेंट बॉन्ड ही होता है। तो यहाँ लिखा है हमने स्पेशल टाइप का कोवलेंट बॉन्ड होता है, जिसमें क्या होता है, शेयर इलेक्ट्रॉन का तो होता है बट वो पूरा का पूरा एक एटम देता है। वहां पर तो आपस में शेयरिंग होती है ना, एक देता है एक लेता है, इस तरह से। यहाँ पर क्या करता है, एक ही एटम जो है इलेक्ट्रॉन के पेयर को ही ट्रांसफर कर देता है जोड़े में। तो आगे चल के हम पढ़ेंगे कैसे होता है। पर यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनों का पेयर, जैसे अभी एक इलेक्ट्रॉन को हमें देना है तो ये एक मान लो ये यहाँ गया, तो दूसरे ने मान लो इस तरह से दिया, तो ये तो शेयरिंग हो गई, तो ट्रांसफर हो गया यहाँ पर इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये क्या करता है, एक ही इलेक्ट्रॉन एक ही एटम देता है इसको, जिसको हम इस यूनिट के अंदर क्या बोलेंगे, लिगेंड बोलेंगे।
इस यूनिट के अंदर क्या बोलेंगे, लिगेंड, जो इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन का पेयर देता है यहाँ पर। तो ये समझ आ गया होगा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होता है। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का शेयर जो होता है वो इलेक्ट्रॉन पेयर का शेयर होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन युग्म का जो है वो यहाँ पर शेयर होता है। देखो यहाँ पर लिखा है जोड़े में इलेक्ट्रॉन जाएगा, और जो जोड़े में जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ एक परमाणु देगा, जिसको हम इस यूनिट के अंदर लिगेंड बोलेंगे, और इस तरह से ये बॉन्ड बनेगा। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन पेयर जो होता है वो एक ही एटम देता है, जिसको हम लिगेंड बोलेंगे इस यूनिट के अंदर। आगे चल के हम लिगेंड क्या होता है उसके बारे में पूरा पढ़ेंगे, बट चूंकि हमें इंट्रोडक्शन चल रहा है इसलिए हम थोड़ा सा देख लिए यहाँ पर। आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, क्योंकि ये तो हम पहले से जानते हैं या नहीं भी जानते तो यहाँ से देख लेंगे एक बार। हमारा पूरा फोकस होगा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड पर। मोस्टली एक मेटल आयन होती है, दूसरा लिगेंड होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर देता है। लिगेंड के बारे में छोटी सी नॉलेज ये है कि ये इलेक्ट्रॉनों का पेयर जो है उसको ही ट्रांसफर करता है, इलेक्ट्रॉनों को युग्म में देता है। और इसीलिए देखो ये धातु आयन और जो देता है उसके बीच में बॉन्ड बनता है। इसका एग्जांपल इस तरह का होगा, देखो FeCN6-4, ये क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे, बट हमें कोऑर्डिनेशन बॉन्ड समझ आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉन पेयर का ट्रांसफर एक एटम करता है, जिसको हम लिगेंड बोलेंगे। तो ये तीनों टाइप के बॉन्ड हो गए हमारे, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड और तीसरा है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड जो होता है वो मेटल नॉन मेटल के बीच में, कोवलेंट बॉन्ड होता है वो नॉन मेटल के बीच में, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड मेटल और लिगेंड के बीच में बनता है। इसमें इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। इसमें इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है बिटवीन एटम्स, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट किया जाता है फ्रॉम वन एटम विच इज नॉन ए लिगेंड, इस तरह से। और एग्जाम्पल हमने यहाँ लिख दिए, जैसे कि NaCl KBr, दूसरा है H2CO2 NH3, तीसरा हमारे पास FeCN6-4, ये धातु आयन है और ये लिगेंड इसे बोला जाएगा आगे चल के। तो इसमें इस तरह के बॉन्ड जो बनेगा उसे हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। इस तरह से हमने तीनों बॉन्डों के बारे में शॉर्ट में जान लिया है। अब देखो इस यूनिट का नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसमें कुछ जो हमारे पास एग्जांपल मिलेंगे वो इस तरह से मिलेंगे, तो इसको समझते हैं इसमें क्या चीज होती है। देखो ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है, एक तो ब्रैकेट के अंदर लिखा है और एक ब्रैकेट के बाहर लिखा है। जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है तो उसको मैंने अलग कर दिया। देखो ये ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट है और ये ब्रैकेट के बाहर वाला पार्ट है। इस पे जो चार्ज है, देखो SO4 पे तो सबको पता है -2 होता है। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर क्या आता है, +2 आता है, ताकि ये न्यूट्रल दिखे। यहाँ पर देखो इस पे +2 रहा होगा तभी इस पे -2 रहा होगा। इस जो ब्रैकेट के अंदर लिखा गया है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो लिखा गया उसे बोला जाता है कॉम्प्लेक्स आयन। क्या बोला जाता है, कॉम्प्लेक्स आयन, हिंदी में संकुल आयन। और जो ब्रैकेट के बाहर लिखा जाता है, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिखा जाता है, उसे बोला जाता है काउंटर आयन। कौन सा आयन हो जाता है, काउंटर आयन। देखें एक बार दोबारा से देखें, जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसके अंदर जो लिखा गया उसे बोला जाता है कॉम्प्लेक्स आयन, और जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिखा गया उसे बोला जाता है काउंटर आयन, हिंदी में संकुल और प्रति आयन। अगर हम कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर देखें तो इसके अंदर हमें दो पार्ट दिख रहे हैं, एक तो ये और एक दूसरा ये। इसको जो बोला जाता है, इसको उसको बोला जाता है सेंट्रल में बैठा हुआ है, और एक मेटल है इसलिए इसे बोला जाता है सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम। और जो ये दूसरा जो इलेक्ट्रॉन के पेयर को ट्रांसफर करेगा उसे बोला जाता है लिगेंड। इसे क्या बोला जाता है, लिगेंड। और हम आगे चल के पढ़ेंगे लुईस बेस और लुईस एसिड के बारे में, हालांकि हम 11th में पढ़ चुके हैं। जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो ये लुईस बेस का काम करेगा, और चूंकि जो इलेक्ट्रॉन का पेयर ये रिसीव करता है, एक्सेप्ट करता है, इसलिए लुईस एसिड की तरह काम करता है। लुईस एसिड चूंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है और ये इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है, इसलिए ये किसका काम करेगा, लुईस बेस का काम करेगा, लुईस अम्ल और लुईस चार्ज। इलेक्ट्रॉन युग्म को ये अपने पास लेता है, ग्रहण करता है, इसलिए उसे लुईस अम्ल बोला जाएगा। क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन युग्म को देता है, प्रदान करता है, दान करता है, दाता है, इसलिए उसे लुईस क्षार बोला जाता है हिंदी में। सेंट्रल मेटल एटम के बारे में देखो, अगर हमें शॉर्ट में डेफिनेशन लिखनी हो तो हम लिखेंगे कि ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है, और जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होता है उसे हम बोलते हैं काउंटर आयन। इस तरह से ये बात समझ आ गई होगी भाई। ये देखो ये लिगेंड की डेफिनेशन नहीं है, लिगेंड तो हम पूरा वापस पढ़ेंगे, अभी हम लिख रहे हैं काउंटर आयन की डेफिनेशन। जो आउटसाइड होता है ना प्रेजेंट, ये स्क्वायर ब्रैकेट के, उसके बोला जाता है काउंटर आयन। तो इस तरह से हमने इंट्रोडक्शन में अभी तक तो ये समझा। हम अभी आगे समझने वाला है लिगेंड क्या है, सेंट्रल मेटल एटम क्या है, सारी चीज समझेंगे। बट अभी इंट्रोडक्शन में हमें समझ आया कि जो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इस पूरे को बोला जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड।
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर दो चीजें होती है, एक तो ब्रैकेट के अंदर और एक ब्रैकेट के बाहर। ब्रैकेट के अंदर होता है कॉम्प्लेक्स आयन और ब्रैकेट के बाहर होता है हमारे पास काउंटर आयन। कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर भी दो चीजें होती है, एक तो सेंट्रल मेटल एटम और दूसरा हमारे पास लिगेंड। सेंट्रल मेटल एटम जो होता है जो कि सेंटर में होता है स्क्वायर ब्रैकेट के। दूसरी बात इसमें यह है कि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, इसलिए लुईस एसिड का काम करता है। ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है, इसलिए लुईस बेस का काम करता है। तो इस तरह से हमने अभी इंट्रोडक्शन में समझा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की क्या रोल है। अब देखो सेंट्रल मेटल एटम और ये लिगेंड, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेगा। अब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होता है हम पूरा यहाँ समझ चुके हैं, साथ में हम इनके आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड भी समझ लिए हैं। इस तरह से हमने पूरा देखा है, एक बार नोट करो फिर हम आगे चलते हैं। देखिए हमारा अगला टॉपिक है हमारा जिसमें हम पढ़ेंगे डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स में डिफरेंस। और जब ये डिफरेंस हमारा खत्म हो जाएगा तब हम इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, देखो डबल सॉल्ट का और कॉम्प्लेक्स में डिफरेंस क्या होता है। देखो डबल सॉल्ट, ये इंट्रोडक्शन में ही आगे बढ़ते हैं हम। देखो डबल सॉल्ट का मतलब होता है, यहाँ पर डबल सॉल्ट दिख रहा होगा तो देखो इसमें एक सॉल्ट ये रहा FeSO4 और एक दूसरा सॉल्ट ये रहा, और ये कुछ स्टाइकोमेट्री रेशियो में कंबाइन हो रखे हैं। तो जब दो सॉल्ट उनके स्टाइकोमेट्री रेशियो में कंबाइन हो जाते हैं, रस समीकरण मिति अनुपात में मिल जाते हैं, तो उसको बोला जाता है दिक् लवण। हिंदी में उसे दिक् लवण बोला जाता है, डबल सॉल्ट बोला जाता है। डेफिनेशन भी लिखी है, ए सॉल्ट फॉर्म बाय कंबाइनिंग टू सॉल्ट इन स्टाइकोमेट्री रेशियो। उनके स्टाइकोमेट्री मतलब रस समीकरण मिति जो अनुपात होता है उसके अनुपात में उनको मिलाकर एक सॉल्ट बनता है जिसको हम डबल सॉल्ट कहते हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखें एक बार। FeSO4.NH4 का होल ट्वाइस SO4.6H2 और इसे बोला जाता है मोर सॉल्ट, जो कि एग्जाम्पल है डबल सॉल्ट का। इसी तरह से पोटास एलम या फिटकरी जिसको हम जानते हैं, उसका फॉर्मूला होता है K2SO4 एक सॉल्ट, Al2SO4 का होल थ्राइस दूसरा और 24H2 दैट इज कॉल्ड पोटास एलम। और ये है किसका एग्जाम्पल, डबल सॉल्ट का। याद रखेंगे भाई, डबल सॉल्ट का मतलब होता है जब वो क्या कहते हैं कि दो सॉल्ट है और उनको स्टाइकोमेट्री रेशियो है, उनको कंबाइन करके बनाया जाता है। देखो यहाँ लिखा भी है, ए सॉल्ट फॉर्म बाय कंबाइनिंग टू सॉल्ट इन स्टाइकोमेट्री रेशियो। हिंदी में भी लिखा है, दो लवणों के निश्चित अनुपात से जो बनता है उसे हम दिक् लवण कहते हैं। अगली से एक बात है, जब इसको वाटर या सॉल्यूशन में मिलाया जाएगा, जब भी डबल सॉल्ट को वाटर हो या सॉल्यूशन हो तो जब मिलाया जाता है तो वो क्या होता है, वो आयनों में डिसोशिएट हो जाता है, कंप्लीटली डिसोशिएट इनटू सिंपल आयन, जो कि आयनों में पूर्णतः टूट जाता है जब विलयन या जल में मिलाया जाता है। तो इस तरह के जो होते हैं वो होते हैं डबल सॉल्ट। अगला है हमारे पास, ये लेस स्टेबल होता है, कम स्थायी होता है, और इसमें जितने भी आयन्स है जैसे कि FeSO4 NH4 का होल स्क्वायर, तो देखो इसमें कौन कौन से आयन है हमारे पास, Fe+2 है, SO4-2 है, दूसरा NH4+ है। ये सब जितने भी आयन्स है सबका परीक्षण टेस्ट हो जाता है प्रैक्टिकल में। इस तरह का जो सॉल्ट होता है उसे हम बोलते हैं डबल सॉल्ट। दूसरा सॉल्ट हमारे पास जो इसके में बैठा हुआ है वो है कॉम्प्लेक्स। देखो डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है। डबल सॉल्ट हमने पूरा समझ लिया कि जो सॉल्ट है, दो ऐसा सॉल्ट होता है जिसमें दो सॉल्ट उनके स्टाइकोमेट्री रेशियो में मिलकर बने होते हैं, पहली बात। दूसरी बात क्या होता है, वाटर या सॉल्यूशन में वो उसके जो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं, आयनों में टूट जाते हैं। थर्ड बात हमारे पास ये लेस स्टेबल, कम स्थायी होते हैं। चौथी बात हमारे पास इसके एग्जाम्पल्स हमें याद रखने होते हैं। पांचवी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जितने भी आयन्स इसके अंदर होते हैं सबका परीक्षण हो जाता है एग्जाम में, प्रैक्टिकल में सब। और हमने देखा भी प्रैक्टिकल लैब में Fe+2 SO4-2 NH4+ के सबके टेस्ट होते हैं वहां पर। दूसरी तरफ लिखा हुआ है हमारे पास कॉम्प्लेक्स। देखो कॉम्प्लेक्स को हिंदी में बोलते हैं संकुल। संकुल का मतलब होता है, जैसे देखो यहाँ पे समझते हैं, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखा हुआ है, हमने अभी इंट्रोडक्शन में देखा था कि इसको क्या, ये क्या चीज है, ये क्या है। तो देखो यहाँ ये जो ब्रैकेट होता है इसके बाहर जो होता है उसे तो हम काउंटर आयन बोले थे अभी थोड़ी देर पहले, प्रति आयन बोला था। और जो ब्रैकेट के अंदर होता है उसे हमने क्या बोला था, कॉम्प्लेक्स बोला था। तो इस पूरे को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोला था। तो ये जो एग्जांपल है वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, लेकिन इस ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है इसे बोला जाता है कॉम्प्लेक्स संकुल। जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है उसे क्या बोला जाता है, कॉम्प्लेक्स। तो देखो इसकी खास बात क्या है, इसमें लिखा भी है। अब कॉम्प्लेक्स में क्या क्या होता है, सेंट्रल मेटल होता है, साथ में लिगेंड होता है। सेंट्रल मेटल क्या करता है, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर देता है उसको एक्सेप्ट करता है, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। और जब डोनेट करता है तो एक बॉन्ड बनता है इनके बीच में, और इट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होता है हमने समझा था, तो हमने वही लिखा है। देखो कंपाउंड इन विच ए सेंट्रल मेटल आयन फॉर्म्स कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विद लिगेंड। तो ये सेंट्रल मेटल एटम है
जो लिगेंड के साथ कौन सा बॉन्ड बनाता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है। तो उस तरह का जो कंपाउंड होता है उसे हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स समझ आ गया होगा। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जिसमें सेंट्रल मेटल एटम लिगेंड के साथ मिलकर कौन सा बॉन्ड बनाता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, जिसमें लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है, किसको, सेंट्रल मेटल एटम को। तो इस पार्ट को हम बोलते हैं संकुल कॉम्प्लेक्स। अब इसकी खास बात यह है कि जब इसको आयन में मतलब सॉल्यूशन में, या सॉल्यूशन का नाम दे देते हैं हम, वाटर में डालते हैं, तो ये जो है ये आयनों में नहीं टूटता है, पूरी तरह से डिसोशिएट नहीं होता है। तो डज नॉट फुली डिसोशिएट इन वाटर। जल या हो या विलयन हो, उसमें संकुल आयन घुलता ही नहीं है, टूटता ही नहीं है। क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है वो सिंपल, तो इसलिए ये हाई स्टेबल भी होता है, ज्यादा स्थायी भी होता है। अब देखो सेंटर में संकुल का जो सेंटर है, कॉम्प्लेक्स का जो सेंटर है, उसमें बैठा हुआ एपी। तो ये सेंटर में जो कॉम्प्लेक्स का जो सेंट्रल मेटल एटम होता है उसका टेस्ट नहीं हो पाता यहाँ पर, इसलिए लिखा है डज नॉट गिव टेस्ट फॉर द मेटल आयंस प्रेजेंट इन द कॉम्प्लेक्स आयन। जो कॉम्प्लेक्स के सेंटर में बैठा हुआ है सेंट्रल मेटल एटम, उसका यहाँ पर टेस्ट नहीं हो पाता है। तो इस तरह का जो होता है कंपाउंड, उसे हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। तो हमने डिफरेंस के तौर पर डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स को समझ लिया है। एक बार दोबारा से रिपीट करते खत्म करते हैं। डबल सॉल्ट का मतलब होता है दो सॉल्ट उनके स्टाइकोमेट्री रेशियो में बैठे होते हैं। इसमें का मतलब होता है कि जो हमारे पास है सेंट्रल मेटल एटम और हमारे पास है लिगेंड, उनके बीच में बनता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, उस कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। इसके एग्जांपल्स ये रहे हैं और इसके एग्जांपल हमारे पास ये रहा है। ये डिसोशिएट हो जाते हैं कंप्लीटली इनटू वाटर और सॉल्यूशन, ये डिसोशिएट नहीं होते इनटू वाटर और सॉल्यूशन में। ये लेस स्टेबल होता है और ये हाई स्टेबल होते हैं। इसमें जितने भी आयंस हो सबका टेस्ट हो जाता है, इसमें सबका टेस्ट नहीं, सेंट्रल मेटल एटम का टेस्ट नहीं हो पाता। तो यही डिफरेंस है बिटवीन कॉम्प्लेक्स आयन और कॉम्प्लेक्स और डबल सॉल्ट के बारे में। तो इस तरह से हमने डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स को कंप्लीट कर लिया। अब हम चलते हैं इस यूनिट का स्टार्टिंग पॉइंट, जिसमें हमारा लिखा था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमने अभी अभी देखा है कि जो ब्रैकेट के अंदर होता है उसे हम कॉम्प्लेक्स आयन बोलते हैं और ब्रैकेट के बाहर वाले को हम काउंटर आयन बोलते हैं, संकुल आयन और प्रति आयन। तो बस संकुल आयन और प्रति आयन से मिलकर जो बॉन्ड बनता है उसे बोलते हैं, देखो कॉम्प्लेक्स आयन। अगर हम देखें तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि कॉम्प्लेक्स आयन प्लस काउंटर आयन। कॉम्प्लेक्स आयन और काउंटर आयन से मिलकर जो बना है उसे ही क्या बोला गया है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। लेकिन ध्यान ये रखना है कि कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर दो चीजें हैं, एक तो सेंट्रल मेटल एटम है और साथ में एक कौन सा है, लिगेंड और बैठा हुआ है। तो हमें इसके बारे में भी बोलना पड़ेगा। अच्छा, लिगेंड जो होता है यहाँ पर हमें पता है इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर हो गया है। तो एक ही देखो शॉर्ट में हमने सारी चीज समझ ली है, हालांकि ये स्टेटमेंट लिखा है हम उसको भी देखेंगे, बट इसको देखो एक बार। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, कॉम्प्लेक्स आयन और काउंटर आयन से मिलकर बना होता है। कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर सेंट्रल मेटल, जैसे कि देखो यहाँ पर दिख रहा होगा, सेंट्रल मेटल एटम है, साथ में लिगेंड है। लिगेंड का काम होता है ये इलेक्ट्रॉन पेयर देता है किसको, सेंट्रल मेटल को, इसलिए इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर कहलाता है। इस तरह से हमने इसको पूरा कर लिया है। जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है वो लुईस बेस की तरह काम करता है और जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है वो लुईस एसिड की तरह काम करता है, लुईस अम्ल और लुईस क्षार। यही डेफिनेशन हमने नीचे लिखी है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, एक कंपाउंड कंटेनिंग ए कॉम्प्लेक्स आयन जिसके अंदर सेंट्रल मेटल आयन या एटम हो सकता है प्लस लिगेंड हो सकता है। लिगेंड के बारे में भी लिखा है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है, जो कि हमने ऊपर समझ लिया था। तो हमने देखा कॉम्प्लेक्स आयन के साथ, कॉम्प्लेक्स आयन को पूरा एक्सप्लेन कर दिया ब्रैकेट में, साथ में कौन होता है, विद काउंटर आयन इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो हम सिंपल लिख सकते हैं एक कंपाउंड कंटेनिंग इन कॉम्प्लेक्स आयन विद काउंटर आयन इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन आयन। बस कॉम्प्लेक्स आयन को समझा देना है कौन क्या क्या चीज होती है यहाँ पर, तो ये प्रॉपर डेफिनेशन इसकी बन जाएगी। हिंदी में भी लिखा है, देखो वैसे तो अगर सिंपल डेफिनेशन दे तो किस किस से बना होता है, संकुल आयन और प्रति आयन से मिलकर बने यौगिक को उपसहस्र यौगिक कहते हैं। बट हम संकुल आयन को समझा देंगे कि केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड होता है, लिगेंड का काम होता है इलेक्ट्रॉन यौगिक को प्रदान करना, तो उसको लिख देंगे। तो यहाँ पर लिखा है देखो संकुल आयन जिसके अंदर केंद्रीय धातु परमाणु या आयन होता है प्लस लिगेंड होता है जो कि इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होता है, तथा प्रति आयन से मिलकर बना जो उदासीन यौगिक होता है उसे उपसहस्र यौगिक कहते हैं। इसमें चार्ज कुछ नहीं है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे। तो इस तरह से हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी पूरी तरह से समझ लिया। देखो बताओ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स आयन और काउंटर आयन से मिलकर बना हुआ यौगिक, जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर क्या क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड होता है। सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड, लिगेंड का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करना सेंट्रल मेटल एटम को। जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है वो लुईस बेस की तरह काम करता है और जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है वो लुईस एसिड की तरह काम करता है। तो इस तरह से हमने पूरा कंपाउंड के बारे में जान लिया है। अब हम इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर जो जो पार्ट्स आएंगे जिसके अंदर सेंट्रल मेटल एटम है, लिगेंड्स है और बाकी बहुत सारी डेफिनेशंस हैं,
उनको समझते हैं। तो हमारे पास पहली डेफिनेशन आती है सेंट्रल मेटल एटम के बारे में। देखो सेंट्रल मेटल की तो बड़ी सिंपल है कि एक तो ये कॉम्प्लेक्स के सेंटर में बैठा होता है। दूसरी बात क्या है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है लिगेंड से, तो इसलिए लुईस बेस की तरह काम कर सकता है। तो यहाँ लिख भी देते हैं हम, ये किसकी तरह काम करता है, लुईस एसिड की तरह काम करता है। और लुईस एसिड का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को ये एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने के कारण ये लुईस एसिड की तरह काम करता है। देखो यहाँ लिखा भी, इट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लिगेंड, इसलिए लुईस उसकी तरह काम करता है। ज्यादातर जो सेंट्रल मेटल एटम होता है हमारे पास, वो ट्रांजिएंट मेटल ही होते हैं, मतलब डी ब्लॉक के एलिमेंट से होता है, जिसके अंदर हम Fe है, कॉपर है, कोबाल्ट है, निकल, इस तरह से होता है। तो इसे बोलते हैं केंद्रीय धातु परमाणु या आयन। क्या क्या होता है केंद्रीय धातु परमाणु या आयन में, एक तो संकुल के केंद्र में स्थित होता है, दूसरा लिगेंड से इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करता है और ग्रहण करने के कारण ये लुईस अम्ल की तरह काम करता है। दूसरी, ये संक्रमण तत्व होते हैं, मतलब डी ब्लॉक के तत्व को कहते हैं संक्रमण तत्व, मतलब ये या तो आयरन, कॉपर, कोबाल्ट या निकल हो सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा ये पूरा कंप्लीट। तो डबल सॉल्ट को हमने समझा, कॉम्प्लेक्स को समझ लिया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड समझ लिया, सेंट्रल मेटल एटम समझ लिया। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या चीज है, कॉम्प्लेक्स आयन प्लस काउंटर आयन। और सेंट्रल मेटल एटम क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, लुईस एसिड की तरह काम करता है, सेंटर में होता है, ट्रांजिएंट एलिमेंट्स ये होते हैं। ठीक है, नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम चालू करते हैं लिगेंड के बारे में। लिगेंड क्या होता है, जैसे कि हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अभी अभी पढ़ा, उसमें हमने देखा था कि उसके दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है कॉम्प्लेक्स और दूसरा हमारे पास कौन सा होता है, काउंटर आयन। कॉम्प्लेक्स आयन जो होता है उसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं, एक सेंट्रल मेटल एटम, दूसरा लिगेंड। सेंट्रल मेटल एटम के बारे में हमने जान लिया क्योंकि वो सेंटर में होता है, दूसरी बात इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा होता है, और एक तीसरी बात हमने जानी, ज्यादातर वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स ही होते हैं, ट्रांजिएंट एलिमेंट होते हैं। अब हमको जानना है लिगेंड क्या होता है। हालांकि हम जानते हैं लिगेंड का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करना। तो इलेक्ट्रॉन पेयर को जब वो डोनेट करता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है इसलिए लुईस बेस की तरह काम करता है, पहली बात। दूसरी बात, हमें ये भी पता है कि अगर वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा तो एक बॉन्ड बनाएगा, और उस बॉन्ड को हमने बोला था कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। मतलब लिगेंड पेयर क्या करता है, कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू फॉर्म कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, किसके साथ बनाता है, वन टू फॉर्म कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विद सेंट्रल मेटल एटम। मतलब लिगेंड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर देता है सेंट्रल मेटल एटम को और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना देता है, उससे बनता है हमारे पास कॉम्प्लेक्स। तो हमें वही जानना है कि लिगेंड क्या होता है। तो हमने देखो इसमें लिगेंड की डेफिनेशन लिखी है, ligand is an atom or ion or molecule that can donate a pair of electron या electron pair to the central metal atom or ion to form a coordination bond in a coordination compound। ये तो हम जानते हैं कि coordination अगर compound है तो उसमें क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है सेंट्रल मेटल एटम को लिगेंड, और बना लेता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ऐसा सब होता है। हिंदी में भी देखो वही लिखा है कि लिगेंड वह आयन या अणु होता है जो अपने इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय धातु परमाणु या आयन को देता है और उससे ऐसे जगबंद बना लेता है। तो सीधी सीधी सी बात यह है कि लिगेंड का काम होता है इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करना। चूंकि इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है इसलिए किसका काम भी करता है, लुईस बेस की तरह। हिंदी में से बोला जाता है लुईस छार की तरह, जिसे बोला जाएगा लुईस छार, इस तरह से। दूसरी बात, एक वर्ड हमारे पास आएगा जिसका नाम होगा डेंटिसिटी। दूसरे का नाम क्या होगा, डेंटिसिटी। डेंटिसिटी का मतलब होता है ये नंबर ऑफ डोनर एटम्स को बताता है बस, कि उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर या कॉम्प्लेक्स के अंदर कितने नंबर ऑफ डोनर एटम है, उसी नंबर्स को बोला जाता है डेंटिसिटी। तो देखो हिंदी में भी लिखा है, पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट इज द नंबर ऑफ डोनर एटम इन ए लिगेंड। देखो लिगेंड के अंदर डोनर एटम होगा, जैसे कि हमने अभी पिछली क्लास में लिखा था CuNH3 की पावर कुछ इस तरह से लिखा था ना। तो यहाँ पर हमने देखा था नाइट्रोजन जो है वो किसका काम कर रहा है, ये डोनर एटम की तरह, और ये किसके अंदर है, लिगेंड के अंदर। और लिगेंड का क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करके कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को बनाना। इस तरह से हमने वहां पर देखा था। मतलब लिगेंड के अंदर डोनर एटम होता है, तो उसकी बेसिस पे हमने कितने हैं उसी को बोला जाता है नंबर्स को, डेंटिसिटी। तो हमने लिखा है नंबर ऑफ डोनर एटम इन अ लिगेंड टू दैट कैन बाइंड टू द सेंट्रल एटम्स टू फॉर्म कोऑर्डिनेशन बॉन्ड इन ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हिंदी में वह संख्या जो ये बताती है कि किसी लिगेंड में कितने दाता परमाणु है और जो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से क्या करते हैं, उत्सेचक बंध बनाते हैं। तो हमने देखा कि लिगेंड क्या चीज होती है। लिगेंड का काम होता है इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करना, जो करता है किसको है, सेंट्रल मेटल एटम को।
और साथ में बना लेता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। फिर हमारे पास एक वर्ड आया जिसका नाम था डेंटिसिटी, दंतुकता हिंदी में बोलते हैं, जो सिर्फ ये बताता है लिगेंड के अंदर कितने डोनर एटम है। लिगेंड के अंदर नंबर ऑफ डोनर एटम की संख्या को बताता है। और लिगेंड का काम क्या होता है? लिगेंड का काम होता है इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करना, सेंट्रल मेटल एटम को, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को बनाना। तो उसी डेंटिसिटी के आधार पर, मतलब नंबर ऑफ डोनर एटम के आधार पर हमने क्लासिफिकेशन किया है किसका? लिगेंड का। तो टाइप ऑफ लिगेंड हम अब पढ़ने वाले हैं। देखो, अब हमने देखा है कि अगर एक डोनर एटम है उसका तो उसे बोला जाएगा यूनिडेंटेड, और अगर दो डोनर एटम है तो उसे बोला जाएगा बाइडेंटेड लिगेंड। तो जैसे देखो, हम पहले समझते हैं यूनिडेंटेड का क्या मतलब होता है। यूनिडेंटेड बोल सकते हैं उसको, या मोनोडेंटेड लिगेंड बोल सकते हैं। हिंदी में एकल दंतुक लिगेंड बोले, एकल दंतुक लिगेंड। तो सिंपल सी डेफिनेशन तो हमें समझ आ रही है कि इसके अंदर डोनर एटम कितने होंगे? एक होगा। अगर वन डोनर एटम है तो उसे क्या बोला जाएगा? यूनिडेंटेड या मोनोडेंटेड। जैसे समझते हैं पूरा, इट इज ए लिगेंड दैट हैज ओनली वन डोनर एटम can donate one pair of electron to form one coordination bond with central metal atom। हिंदी में भी देख लेते हैं एक बार। वह लिगेंड जिसमें सिर्फ कितने दाता परमाणु? एक। और अगर एक दाता परमाणु हो तो केंद्रीय धातु परमाणु से क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन प्रदान करके क्या बनाता है? एक उपसहसक बंध बनाता है। उसे बोला जाता है यूनिडेंटेड या मोनोडेंटेड लिगेंड। मतलब यूनिडेंटेड का मतलब होता है कि उसके अंदर जो डोनर एटम है वो एक होगा। क्योंकि वो एक लोन पेयर को ही डोनेट कर सकता है, इसलिए कोऑर्डिनेशन बॉन्ड भी एक ही बनाएगा। और किसके साथ बनाएगा वो? सेंट्रल मेटल एटम के साथ, मतलब केंद्रीय धातु परमाणु के साथ। एक बार दोबारा देखेंगे, यूनिडेंटेड का क्या मतलब है। यूनिडेंटेड का सिंपल सा मतलब है, तीन बातों का ध्यान रखना है। एक तो डोनर एटम एक होगा, दूसरी बात डोनर एटम एक है तो वो एक लोन पेयर को डोनेट करेगा और एक ही कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा। देखो यहाँ पर वन डोनर एटम है, डोनेट कर सकता है एक इलेक्ट्रॉन पेयर को और एक ही कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा। और सही सब किसके साथ बनाता है? सेंट्रल मेटल एटम के साथ। तो समझ आ गया होगा यूनिडेंटेड का क्या मतलब है। हाँ, यूनिडेंटेड का मतलब है जिसके अंदर वन डोनर एटम है, कैन डोनेट वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म वन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विद सेंट्रल मेटल एटम। मतलब हिंदी में एकल दंतुक, ये क्या एकल दंतुक लिगेंड का क्या मतलब होता है? जिसके अंदर सिर्फ एक दाता परमाणु हो जो केंद्रीय धातु परमाणु को एक इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करके एक उपसहसक बंध बना सकता हो, उसे हम एकल दंतुक लिगेंड कहते हैं। जैसे कि इसके एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, देखो यहाँ पर NH3। तो देखो NH3 के अंदर दो इलेक्ट्रॉन है और एक लोन पेयर है। देखो दो इलेक्ट्रॉन को जो जोड़ा होगा उसी को एक पेयर बोला जाएगा। तो यहां पर अगर हम बोले तो एक पेयर है, मतलब एक डोनर एटम है, वो भी कौन है? नाइट्रोजन। H2O में देखो ऑक्सीजन की बात अगर हम करें तो यहाँ पर है होने को तो दो पेयर है, लोन पेयर तो दो है, लेकिन डोनर एटम कितना है? सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन। यहाँ पर Cl क्लोरीन के पास लोन पेयर कितने दिख रहे हैं? एक दो तीन, तीन लोन पेयर दिख रहे हैं, लेकिन डोनर एटम कौन है? सिर्फ और सिर्फ क्लोरीन। तो हमें लोन पेयर से मतलब नहीं है, हमें मतलब है डोनर एटम से। अगर एक डोनर एटम है तो उसे यूनिडेंटेड मोनोडेंटेड लिगेंड बोला जाएगा। बाइडेंटेड लिगेंड का क्या मतलब है? जिसके अंदर डोनर एटम कितने होंगे? दो होंगे। पूरी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं एक बार। इट इज ए लिगेंड दैट हैज टू डोनर एटम एंड कैन फॉर्म टू कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विद सेम सेंट्रल एटम। हिंदी में वह लिगेंड जिसमें सिर्फ दो दाता परमाणु होते हैं और केंद्रीय धातु आयन से कितने उपसर्ग बंध बनाएंगे? दो। अब दो, अगर दो दाता परमाणु होंगे तो दो उपसर्ग बंध बनाएंगे। टू डोनर एटम हो गए तो टू कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएंगे, तो उसे ही बोला जाएगा बाइडेंटेड लिगेंड। जैसे इसके एग्जांपल देखेंगे हम, ऑक्सिलेट आयन, तो इसमें होता है C2O4-2, तो यहाँ पर दो ऑक्सीजन आ जाते हैं। ऐसे ही एथिलीन डाइएमीन, तो यहाँ पर देखो दो नाइट्रोजन हमारे पास डोनर एटम आ गए। तो इसमें डोनर एटम दो ऑक्सीजन है और इसमें दो डोनर एटम कौन है? नाइट्रोजन है। इस तरह से हमने यूनिडेंटेड और बाइडेंटेड को कंप्लीट कर ली है। तो देखो एक बार हम देखें लिगेंड के बारे में, तो लिगेंड का शॉर्ट में देखते हैं हम, क्योंकि पढ़ तो पूरा लिया है। लिगेंड का काम होता है इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करना, और ये सब करता है सेंट्रल मेटल एटम को। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है इसलिए लुईस बेस की तरह काम करता है, और वो जो सेंट्रल मेटल एटम है वो एक्सेप्ट करता है इसलिए वो लुईस एसिड की तरह काम करता है। डेंटिसिटी एक वर्ड हमारे पास है जो सिर्फ ये बताता है कि नंबर ऑफ डोनर एटम कितने हैं उसके अंदर। डोनर एटम की संख्या जो बताता है उसे डेंटिसिटी कहते हैं। इसी के आधार पर हमने लिगेंड को बांटा, जिसमें पहला हमने पढ़ा यूनिडेंटेड और दूसरा पढ़ा बाइडेंटेड। अगर हमारे पास डोनर एटम एक है तो उसे यूनिडेंटेड, और बाइडेंटेड का मतलब है दो डोनर एटम है। एग्जाम्पल हमने देख लिया था NH3H2O Cl, इसके अंदर आ जाएगा। ऑक्सिलेट आयन और एथिलीन डाइएमाइन जो कि किसके अंदर जाएगा? बाइडेंटेड लिगेंड के अंदर आ जाएगा।
अगर एक डोनर एटम है तो एक ही कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा और एक ही क्या होगा वहां पर, एक पेयर को, एक इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा। दो डोनर एटम है तो दो दो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा। इस तरह से हमने समझ लिया है। आगे के क्लासिफिकेशन को समझते हैं, पहले नोट करो।